इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। कल बेसिक पढ़ा रहा था कुछ में, तो थोड़ा उसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग आज उसमें, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो ये यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं दोबारा से। आज हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहा था। अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में होता क्या है कि इसका मान व दिशा क्या होता है, दोनों समय के साथ क्या होता है हमारा, परिवर्तित होता रहता है। इसका मान व दिशा क्या होता है, दोनों समय के साथ क्या होता है हमारा, परिवर्तित होता रहता है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 180 डिग्री है, और ये हमारा क्या है 270 डिग्री यहाँ पर है, और ये हमारा क्या है 360 डिग्री, यानी कि टोटल 360 डिग्री। एक साइकिल को पूर्ण करने में, 1 साइकिल मतलब क्या होता है, एक साइकिल को पूर्ण करने में एक बिंदु के चारों ओर कितना 360 डिग्री का कोण बनता है ना, कितने मन का है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हमारा 1 साइकिल कहलाता है, 1 साइकिल कहलाता है, 1 क्या कहता है 1 साइकिल कहलाता है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं हमारे, क्या हमारे यहाँ कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, हमारा पहला पॉइंट इसका है, इसको हाई वोल्टेज पे इसका जनरेशन किया जा सकता है। इसका उत्पादन उच्च वोल्टेज पर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है। तीसरा पॉइंट, इसको हम आसानी से ट्रांसफार्मर के द्वारा अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में, अधिक वोल्टेज से कम एवं कम से अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। क्या होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। इसमें किसी तरह कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार के कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी प्रकार के कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें एसी मोटर अधिक रेटिंग के बनाए जा सकते हैं। एसी मोटर क्या है, अधिक रेटिंग के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल आपका क्या हुआ, इसके एडवांटेज हो गया। इसका उत्पादन उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। उच्च वोल्टेज कहने का मतलब है कि 33 kV, यानी कि भारत में आपको पता है कि में 11 kV और 33 kV पे उत्पादन एसी वोल्टेज का किया जा सकता है, यानी 33 kV तक उसका उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। और 11 kV में भी क्या, 11 kV ज़्यादा था। 1 kV में क्या होता है, 1 kV में आपका 1000 वोल्टेज होता है,
एक टीवी में कितना होता है हमारा 1000 वोल्ट होता है, 1000 वोल्ट होता है, ठीक है, ओके। यानी 33 केवी उत्पादन किया था। जानते हो कि अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अल्टरनेटर के द्वारा। और डीसी सप्लाई में क्या होता है कि हम 650 वोल्ट तक का ही विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, 650 वोल्ट यानी कि 650, हाँ, इतना ही वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं डीसी में। लेकिन एसी में हम अधिक वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर के द्वारा और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, मतलब स्टेप अप के द्वारा कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में, और स्टेप डाउन के द्वारा अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये तो हमारा था बेसिक। अब एक इसी में एक चीज़ और हमारा है, जैसे मान लो कि इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी। V बराबर क्या होता है हमारा, Vm साइन ओमेगा टी, ओके, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ओमेगा टी क्या हमारा है यहाँ पे, एंगल, ये हमारा क्या है, एंगल है, एंगल है, ठीक है। Vm क्या है हमारा, Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। Vm क्या हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। T क्या हमारा, टाइम है, ठीक है। साइन क्या है हमारा, साइन फाई मतलब क्या है, ठीक है। V और ये साइन में क्या है, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये V जानते हैं। V क्या हमारा है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, क्या हमारा इंस्टैंटेनियस वैल्यू। अभी मैं बताता हूँ सभी क्या है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। V हमारा क्या है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। और फाई क्या हमारा, फेज एंगल, फाई क्या हमारा, फेज एंगल हमारा है, फाई क्या हमारा है, फेज एंगल है, ठीक है, ओके, समझ में आई। देखो ओमेगा का फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है। ओमेगा का फार्मूला होता है, ओमेगा का 2 पाई एफ होता है, यानी कि 2 गुणे फ्रीक्वेंसी का ये पूरा है हमारा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक परिभाषा को देखेंगे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ दिन रखने वाला कुछ है, चल ठीक है। जैसा कि मैंने एसी के बारे में बताया था, मैंने साइन वेव, ये हमारा टोटल हमारा क्या है, साइन वेव है, ठीक है। अब देखो एक साइकिल किसे कहते हैं, यहां पे क्या है, 0, जीरो एंगल है हमारा क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या होगा 270 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मतलब जैसे मान लो किसी भी कोई भी एसी वक्र है हमारा, तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे कुछ वैल्यू है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये पॉइंट जो हमारा, इसे क्या कहते हैं हम लोग
मैक्सिमम वैल्यू है, इसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। एसी, किसी भी एसी के दो हाफ साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और दूसरा क्या होता है हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ, ये हमारा क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल इसे बोलते हैं, यानी धनात्मक अर्ध चक्र बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं ऋणात्मक अर्ध चक्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान है, क्या है हमारे अधिकतम मान है। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या है, इसका अधिकतम मान है, तो इसके आप बोलते हैं हम लोग VM, क्या बोलेंगे प्लस VM बोलेंगे, क्या हमारा प्लस VM है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ना अधिकतम मान, इसे क्या बोलेंगे प्लस VM बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है निगेटिव हाफ साइकिल में, क्या हमारा निगेटिव हाफ साइकिल में, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि निगेटिव में अधिकतम मान है, यहाँ पे क्या निगेटिव में अधिकतम मान है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, क्या उसको बोलेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, किसमें पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या बोलेंगे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। इसी को हम पीक टू पीक वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग पीक टू पीक वैल्यू भी कहते हैं, ओके। आई बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे यानी कि एक जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल जब चक्कर पूरा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम वन साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग चक्र, एक चक्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग एक चक्र बोलेंगे। आई बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग एक चक्र बोलेंगे। यानी कि जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल जब दोनों पूरा कर लेते हैं अपना चक्कर तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और इस एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि एक किसी भी प्रत्यावर्ती धारा किसी भी साइन वेव में एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी कि आवर्त काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि एक साइकिल, इसको हम क्या बोलेंगे एक साइकिल, इस साइकिल को पूरा करने में जो समय लगा उसे क्या कहेंगे हम लोग आवर्त काल कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग उसको आवर्त काल कहते हैं, ओके ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं, यानी कि सपोज करो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है हमारी है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, तो ये तो सभी का अलग अलग एंगल होगा ना कुछ कुछ, यानी किसी भी समय लिया गया किसी भी समय किसी साइन वेव पे लिए गए मान को क्या कहते हैं हम लोग तात्क्षणिक मान कहते हैं, क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। अब इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ले सकते हो और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इसको कर सकते हो, ले सकते हो। एक कैपेसिटर वहाँ पे लेकर आइए, वहाँ पे कैपेसिटर होगा वहाँ पे, ठीक है। किसी भी समय क्या कर सकते हैं वहाँ पे उसको मान को ले सकते हैं। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, देखिए अब क्या है कि इसमें दो तीन कंडीशन है हमारा, जिसमें मान लीजिए कैपेसिटर हमारा है, तो इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कब क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। अब एसी को हम देख लेते हैं क्या क्या नहीं है। जैसे मैं इसको चार्ज करता हूँ, चार्जिंग कंडीशन में डालता हूँ, आप लोग देखेंगे कि आवाज़ इसमें आएगी, ठीक है। अब देखिए हमने इसको चार्ज कर लिया, हमने इसको चार्ज किया, तो अभी अभी इस समय क्या, इस समय मैक्सिमम वैल्यू के आसपास है, ठीक है, अधिकतम वैल्यू है। अगर इसे दोबारा हम चार्ज करते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन देखते हैं, अभी मैक्सिमम वैल्यू था इसका, अभी आप लोग देखेंगे कि इसका कुछ आवाज़ भी नहीं करेगा, यानी कि उस समय क्या था एसी हमारा क्या था, कोई वैल्यू नहीं था उस समय, ठीक है ना। देखिए आवाज़ कम थी ना, देखा आप लोगों ने, आवाज़ पहले से कम थी, यानी कि इस समय क्या है, ये हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, सॉरी ये वैल्यू हमारी यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी, लेकिन मैक्सिमम में नहीं हमारी है, क्या है मैक्सिमम, ज़्यादा आवाज़ नहीं किया ना। अब देखो अभी कभी एकदम आवाज़ भी नहीं करेगा, कुछ ऐसा कभी कंडीशन आएगा हमारा, कम
बहुत तेज मैक्सिमम वैल्यू पे है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू पहुँचे और किस तरीके से अधिक कम मान में पहुँच रहा है। आई बात समझ में? तो आपको 3-4 चीज़ें बताया मैंने कि एक मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं, किसी भी एसी वेव में जो अधिकतम मान होता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू का जो होता है उसे क्या कहते हैं, वीएम। पॉजिटिव ऑफ साइकिल होता है, पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। उस किसी भी जब एक पॉजिटिव ऑफ साइकिल और एक निगेटिव ऑफ साइकिल, जब दोनों का अर्ध चक्कर पूरा होता है, जब एक चक्कर दोनों पूरा कर लेते हैं तो उसे इससे जो मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। और इस एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में पूरा होने में एक सेकंड में जो पूरा होता है उसे क्या कहते हैं, क्या होता है, फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, 1/t होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है, यानी कि t बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं ना। हाँ, यानी कि एक सेकंड में जितने चक्कर एक सेकंड में पूरा किए गए साइकिल को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में ये जितनी साइकिल पूरा होगी, यानी कि मान लो एक सेकंड में ये एक ऐसे होगी ना, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में सपोज करो 10 साइकिल पूरा होती है, 10 साइकिल चक्कर लगता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आवृत्ति बोलेंगे। आई बात समझ में? यानी कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितने चक्कर लगते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। आई बात समझ में ना? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है हमारा, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है हमारा, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। आई बात समझ में? तो 3-4 चीजें थी। सबसे पहले हमारा पास था कि मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं, किसी भी साइन वेव में अधिकतम मान को लिए गए सबसे अधिक मान जो होता है उसी को कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। इसी को पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? दूसरा मैंने बताया था कि टाइम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी भी साइन वेव में किसी भी समय लिए किसी समय लिए गए मान को क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि तात्क्षणिक मान कहते हैं। दूसरा मैंने बताया साइकिल, यानी कि एक सेकंड में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, जो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, 1 साइकिल कहते हैं। और एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं, किसे कहते हैं, कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। ये टोटल था हमारा। आई बात समझ में? ठीक है, पूरी तरीके से समझ में आ गई सबको। अब परिभाषा में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू को कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को लिख दूँ परिभाषा में इसी पे। इसका ढक्कन कहाँ गया? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उस पर दिख रहा है सही ना? ठीक ठीक, कोई नहीं। अगला हमारा टॉपिक फेज डिफरेंस। क्या हमारा फेज डिफरेंस, क्या बोलेंगे हम लोग, फेज फेज डिफरेंस किसे कहते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस कहते हैं। एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। क्या कहेंगे हम लोग, फेज डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं ए एंगल बिटवीन वोल्टेज
एंड करंट इज कॉल्ड फेज फेज डिफरेंस। देखो हम तीन तरीके का सर्किट होता है RLC, एक होता है रजिस्टिव सर्किट होता है, एक इंडक्टिव सर्किट होता है, और एक हमारा क्या होता है कैपेसिटिव सर्किट होता है। तीन तरीके के सर्किट होते हैं। उन तीनों को समझते हैं, उसका फेज डिफरेंस को थोड़ा और समझ में आएगा आपको। ठीक है, पहला हमारा होता है रजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं हमारे सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज एंड करंट क्या होते हैं, दोनों हमारे सेम फेज में होते हैं। दोनों सेम फेज में होने का मतलब है क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा जीरो डिफरेंस है, यहाँ पे अगर वोल्टेज है तो यहाँ भी क्या होगा हमारा करंट ही होगा। आप लोग एक चीज़ हो जानो, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमेशा हाई होता है, जबकि करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा कम होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये भी हो गया और ये हमारा क्या हो गया आई हो गया। ये हमारा वोल्टेज और करंट दोनों हमारे क्या होते हैं सेम फेज में होते हैं। किस सर्किट में, रजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, अच्छा क्यों जो यहाँ पे लिख दे बना देता हूँ। रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है हमारा वोल्टेज एंड ये हमारा रेफरेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया करंट हो गया। ठीक है, अगला हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा इंडक्टिव सर्किट। हमारा क्या है इंडक्टिव, इंडक्टिव CKT लिखता हूँ मैं। ठीक है, CKT को मैं सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है लीड करता है। वोल्टेज क्या करता है हमारा लीड करता है करंट से। ठीक है ना, वोल्टेज हो गया और ये हमारा क्या हो गया करंट हो गया। 90 डिग्री क्या होता है हमारा लीड करता है। ये हमारा क्या हो गया इंडक्टिव सर्किट हो गया। ये हमारा क्या है इंडक्टिव सर्किट। इसमें क्या है कि लिख सकते हैं वोल्टेज लीड बाई करंट, करंट 90 डिग्री। ठीक है, या फिर इसको दूसरे भाषा में इस तरीके से भी लिख सकते हैं करंट लैग बाई वोल्टेज 90 डिग्री। आई बात समझ में, बाई वोल्टेज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे वोल्टेज एंड करंट आर सेम फेज। वोल्टेज एंड करंट आर सेम फेज, सेम फेज। वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है हमारे सेम फेज में होते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा कैपेसिटिव सर्किट। क्या हमारा है कैपेसिटिव CKT, यानी कैपेसिटिव में संधारित्र परिपथ जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है करंट क्या होता है हमारा ये वोल्टेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया करंट हो गया। करंट क्या होता है हमारा लीड करता है वोल्टेज से। क्या करता है करंट लीड करता है वोल्टेज से। लीड मतलब क्या होता है आगे, लैग मतलब क्या होता है पीछे। लीड यानी करंट क्या हमारा आगे है ना, आगे कैसे कहने का सेंस किसको समझो, कैसे जानोगे लीड लैग है इसका सेंस है। मान लो घड़ी हमारी है, यू नो दैट घड़ी हमेशा ऑलवेज रन मतलब चलती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है ना। कलच का घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा क्लॉकवाइज ही होता है। ठीक है, तो इसमें मान लो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा क्या है वोल्टेज है। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा मान लो करंट, मान लो सपोज करो ये करंट हो गया। ठीक है ना, तो इस अपोजिट में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जो भी आगे चलता है उसी को कहते हैं लीड लैग कहते हैं। जैसे कह सकते हैं मान लो यहाँ पे एंटी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है ना, ऐसे चलेगा ना क्लॉकवाइज ऐसे चले, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये करंट आगे चल रही है ना, यहाँ पे क्या है इस पे करंट इधर उल्टा वामावर्त, ये हमारा दक्षिणावर्त इसको बोलते हैं शायद हिंदी में। एक क्लॉकवाइज को शायद चलो इंग्लिश में रहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं सॉरी इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे और इसको क्या कहेंगे क्लॉकवाइज कहेंगे। यानी घड़ी के डायरेक्शन में जब चलेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है ना, तो मान लो जब ये ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे मान लो करंट है, यानी कि यहाँ पे उल्टा लेते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में है, इसमें करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे ना हमेशा हम, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ना। ठीक है, यानी करंट आगे चल रहा है ना वोल्टेज से, क्या लिखेंगे हम लोग करंट लीड बाई वोल्टेज 90 डिग्री।
हमारा क्या 3 तरीके से कैपेसिटी है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे दोनों पे क्या एंगल बन रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग फेज डिफरेंस करेंगे, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ भी क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना, तो इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, फेज डिफरेंस, यानी कि धारा और वोल्टेज की वोल्टता के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या हम लोग कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। आई बात समझ में ना, ये था तो समझाने के लिए था, अभी मैं आगे और बढ़ता हूं, ठीक है। चलो मिटाई देता हूं। कितने मिनट की हो गई वीडियो? चलिए अभी चलेगा तो। अब देखिए हमारे पास टॉपिक है अगला, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक इक्वेशन दिया, मान लो एक इक्वेशन दिया है v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 30, ओमेगा टी माइनस क्या हमारा 30, ये पहला इक्वेशन है, मान लो ये हमारा क्या है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मान लो लेते हैं v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये हमारा वोल्टेज के फॉर्म है, हमारा ये हमारा क्या है वोल्टेज है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है वोल्टेज है। अब मान लो इसको हम इसको हम उस पर करते हैं, क्या करते हैं हम लोग इस पर साइन वेव पे बनाते हैं, साइन वेव हमारा ये -30 है, यानी कि वोल्टेज क्या है ऑलरेडी आगे है। तो देखो इसका मान लो अब हमारे 0 शुरू होता है ना, यहाँ 0 एंगल बनता है, यहाँ 30 होता है, 60 होता है, फिर 90 होता है, ऐसे बढ़ते चला जाता है ना, तो ध्यान से बनेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है 30 डिग्री। ये यहाँ पे क्या ये एंगल कौन सा बनेगा 120, ये हमारा कितना बनेगा 90 में 30 जुड़ जाएगा ना भाई, 30 आगे है ना ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान लो 180 है तो 210 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 था तो 300 लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 390, 360 डिग्री था ना, यहाँ पे क्या 390 हो जाएगा, यानी कि ये इसको ऐसे बन गया, ठीक है। अब मान लो हमें इस वाले का बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि प्लस पॉजिटिव में पहले पीछे से यहां से लेंगे हम लोग, यहां से लेंगे ना, प्लस 300 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला जो होगा हमारा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, और ये हमारा क्या हो जाएगा 270 था 30 घट जाएगा तो 240 हो जाएगा, और ये 360 था 30 घटेगा कितना हो जाएगा 330 हो गया। आई बात समझ में, इस तरीके से फेज बनता है, फेज डिग्री का एंगल बनता है हमारा, यानी कि हमारा ये ऐसे हो गया, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का, ठीक है। ये वोल्टेज था हमारा, क्या था हमारा केवल वोल्टेज के फेज में था हमारा, ठीक है। ये हमारा फेज डिफरेंस ये हमारा क्या है 30 - 30 है, तो हमारा ऐसे हो गया, और ये प्लस 30 था, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी आगे चलती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग लीडिंग क्वांटिटी कहते हैं, क्या कह सकते हैं लीडिंग क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन जो क्वांटिटी पीछे चलती है उसको क्या कहते हैं लैगिंग क्वांटिटी कहते हैं, लैगिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो क्वांटिटी आगे चलेगी उसको क्या बोलें लीडिंग करेंगे, जो क्वांटिटी पीछे चलेगी उसको क्या बोलेंगे लोग लैगिंग बोलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है, नहीं आई समझ में, ठीक है। अगला हमारा
पावर फैक्टर, क्या हमारा है पावर फैक्टर, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि मतलब कि लीडिंग और लैगिंग को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लो अब यहाँ पे ये वोल्टेज और ये हमारा क्या हमारा करंट है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नहीं इसको यहाँ पे लिखते हैं। चलिए पहला पॉइंट मान लीजिए ये वोल्टेज है और ये हमारा क्या है करंट है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, मान लो 30 डिग्री से लीड कर रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, वोल्टेज लीड बाई करंट 30 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। इट मींस देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वोल्टेज पहले आ रहा है ना, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से, ठीक है, ये बोल सकते हैं। या फिर दूसरे टर्म में भी ये भी बोल सकते हैं कि करंट लैग बाई वोल्टेज, करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है ना, क्या लिखेंगे, करंट लैग बाई वोल्टेज 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, मानी कि जो करंट हमारी वो लैग कर रही है, यानी वोल्टेज से क्या हमारी पीछे है ना, वोल्टेज आगे चल रही है, करंट पीछे चल रही है, इसमें क्या है करंट लैग बाई वोल्टेज 30 डिग्री, यानी कि दो नो चीज बोल सकते हैं इसमें। अगला मान लो है, अगला और फिगर हमारा कुछ इस तरीके से है, ये वोल्टेज हो गया हमारे, हमारा क्या हो गया करंट हो गया, ठीक है। यहां पे क्या बोलेंगे, करंट लीड बाई वोल्टेज, करंट लीड बाई वोल्टेज 30 डिग्री, ठीक। एक चीज और बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग बाई करंट 30 डिग्री, ठीक है, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, मिटाएं। चलिए अगला टॉपिक हमारा पावर फैक्टर, नींद नहीं आना रही है, सोइए मत सभी लोग। पावर फैक्टर, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को क्या कहते हैं लोग, पावर फैक्टर कहते हैं। क्या लिखेंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या कहते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को, वोल्टेज और वोल्टेज एंड करंट के बीच के कोण को पावर फैक्टर कहते हैं। तो कास फाई बराबर क्या होता है, आर बाई जेड होता है। कास फाई क्या होता है, आर बाई जेड होता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, जैसे कि अब देखो जेड फार्मूला भी होता है, जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इम्पिडेंस, जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पिडेंस बोलते हैं। आर क्या हमारा रेजिस्टेंस है, आर क्या हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए अब इक्वेशन लिख देता हूँ मैं दो ठे, अब उस हिसाब से मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है वोल्टेज डिफरेंस का। पहला मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे, v बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, I बराबर Im साइन
ओमेगा टी माइनस 30, ओमेगा टी माइनस क्या हमारा 30 है, आई बात समझ में, यानी कि -30 है, बी क्या पॉजिटिव है, एंगल क्या, सबसे पहले लेंगे जीरो, क्या लेंगे रेफरेंस ले लेंगे, जीरो क्या लेंगे रेफरेंस ले लेंगे, जीरो रेफरेंस लेंगे, -30 है यानी कि लैग कर रही है, ये हमारा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज पहले 0 पे डिग्री रिफ्लेक्स लेंगे, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है ना, यानी कि 0 होगा हमारा, ठीक है, ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हमारा -30 है, क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, -30 नहीं लिखेंगे, 30 डिग्री, यानी क्या लिखेंगे करंट लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री का, कितना एंगल है 30 डिग्री का, ओके आई बात समझ में। अच्छा दूसरा इक्वेशन हमारा सामने है, मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है ये कि मान लीजिए ये ओमेगा टी प्लस 30 हो जाए, ठीक है, ये ओमेगा टी प्लस 30 हो जाए और ये ओमेगा टी माइनस 30 हो जाए, आई बात समझ में, ओमेगा टी माइनस 30 हो जाए, ओमेगा टी प्लस 30 हो जाए, ओके आई बात समझ में। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस तरीके के क्वेश्चन को लगाते हैं, मान लो तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस लिया हमने 0 रेफरेंस, ये ओमेगा टी प्लस 30 है ना, भी का वैल्यू आई वाला वैल्यू है, आपको दिख रहा है पॉजिटिव साइकिल में है ना +30 है, आई क्या होगा पर आगे हो जाएगा, ठीक है, कितने से है 30 डिग्री से, ठीक है, वोल्टेज -30 है, यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज हो गया। आप बताओ वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, टोटल 60 डिग्री का, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है 60 डिग्री का डिफरेंस है ना, आई बात समझ में, ओके 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अच्छा अगला मान लो क्वेश्चन में लिखता हूँ V बराबर Vm साइन ओमेगा टी माइनस 75 डिग्री, दूसरा में लिख देता हूँ I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। अब फेज डिफरेंस निकालो, देखते हैं निकालते कितना, देखो निकालो आप लोग, कितना आया, हाँ ये 75 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा, कैसे यार, देखो सुनो 0 रेफरेंस लेंगे हम लोग, सबसे पहले माइनस ओमेगा 75 डिग्री लेंगे, तो V क्या है ना यहाँ पे आ जाएगा मान लो -75 डिग्री, ठीक है, उसके बाद कहता V में -60 डिग्री है, इधर ही होगा माइनस ना, -60 डिग्री है, अब शांत रहो ज़्यादा मत बोलो, 60 डिग्री तो 75 और इन वोल्टेज और करंट के बीच में ज्ञात करना है ना, तो 75 में 60 कितना हो जाएगा 15 डिग्री ना, 15 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो ये था हमारा फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने का, ठीक है। अच्छा मान लो ये तो दोनों सेम क्वांटिटी थी, क्या थी हमारी, दोनों सेम क्वांटिटी थी, अगर मान लो एक साइन वेव में हो और एक कास में हो, एक हमारा क्या हो साइन में हो और एक हमारा क्या हो कास में हो, तो चलिए वो इक्वेशन लिख देता हूं मैं, चलिए मान लीजिए हमारे पास है पहला V बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस 30 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है, दूसरा हमारा है I बराबर Im कास मटेरियल कास ओमेगा टी माइनस 30, तो जब दो अलग अलग, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ दो अलग जब हो जाता है, अलग अलग साइन में, कास में एक साइन में है, तो या तो इसको कास में बदलो या फिर इसको साइन में बदल लो, जो आसान होता है उसी को बदल देते हैं, तो मान लो चलो हम इसको बदल देते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग बदल देंगे, आए वो समझो ना कि नहीं आई समझ में, देखो इसको बदलेंगे क्या लिखेंगे, तो I बराबर Im साइन ओमेगा
t प्लस 90 माइनस 30। आए बात समझ में? यही होगा ना? हाँ, अब ये घट जाएगा, आई बराबर का होगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। ओमेगा टी सॉरी माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा हमारा? माइनस प्लस पॉजिटिव 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये भी साइन में हो गया और ये भी साइन में हो गया। ठीक है, अब दोनों को हल कर लेते हैं। तो क्या लेंगे? 0 डिग्री रेफरेंस लेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज को देते हैं। तो वोल्टेज हमारा कितना है? 30 डिग्री है, वोल्टेज हो गया। करंट आ गया, करंट है हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कितना 30 डिग्री है और ये हमारा क्या है 60 डिग्री है। वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस कितना है? तो क्या लिखेंगे? वोल्टेज नहीं, वोल्टेज लैग बाई करंट 30 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं करंट लीड बाई वोल्टेज 30 डिग्री। ओके, तो ये था टोटल हमारा फेज डिफरेंस। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक था। अगर आपको ये वीडियो पूरा अगर पसंद आती है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।